हेलो स्टूडेंट्स, IMED में देखिए बच्चों, हम लोग जो है अपना चैप्टर कर रहे थे तो उसमें ये क्वेश्चन था, सम विच्छेद बिंदु से आप क्या समझते हैं, इसकी निर्धारित तकनीक क्या है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, सम विच्छेद बिंदु से आप क्या समझते हैं, इसकी निर्धारित तकनीक क्या है। ठीक है ना। मैं आज ये आपको क्वेश्चन का आंसर आज आपको बताने जा रही हूँ कि सम विच्छेद बिंदु या सम खंड विश्लेषण ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है बच्चों। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब जो सीधा संबंध होता है वो होता है बैंकर से, है ना। इसका सीधा संबंध जो है बैंकर से होता है। अब एक बैंकर क्या करता है बच्चों, जो बैंकर्स होते हैं वो धन लेते हैं, है ना। जो पैसा है, यानी कि जो बैंकर का मतलब आप इस तरह से समझिए कि हम जो है बैंक में पैसा जमा कराते हैं, ठीक है। बैंक में जो हमारा पैसा जमा होता है तो क्या वो बैंक में ही रहता है? नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चों। वो पैसा जो है देश के विभिन्न विभिन्न इकाइयों में लगाया जाता है। बहुत बड़ी उद्योग में, किसी भी कहीं भी उस पैसे को खर्च किया जाता है, और जब उससे जो प्रॉफिट होता है ना, तो वो जो प्रॉफिट होता है तो वो आप उसमें क्या होता है, आपको जो ब्याज वगैरह मिलता है, वो इंटरेस्ट जो मिलता है वो उसी से दिया जाता है। तो यानी कि ऐसा है कि इसमें जो है बैंकर जो है अपना जो पैसा लेते हैं और जिनको औद्योगिक इकाइयों में लगाया जाता है, और औद्योगिक इकाइयों में अधिक बचत होने पर ही धन वापस किया जाता है। औद्योगिक इकाई में अतिरिक्त बचत कब प्रारंभ होगी, इस प्रश्न का उत्तर समखंडन विश्लेषण द्वारा दिया जा सकता है। यानी कि धन संबंधी की जो आवश्यकताएं होती हैं वो उत्पादन के स्तर पर, लाभ हानि पर और समखंडन विश्लेषण पर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना। अब ये है, अब जो मैंने आपको, अब क्या है कि समखंडन की धारणा क्या है, कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों। माल और मूल्य का अध्ययन, यानी कि जब भी कोई उद्योग स्टार्ट किया जाता है तो उसमें कुल माल, यानी कि जो हमारी जो मटेरियल है, और कुल मूल्य, कि हम कितना माल और कितना पैसा हम लगा रहे हैं, यानी कि माल और मूल्य का अध्ययन कुल माल तथा कुल मूल्य की ओर ध्यान करके किया जाता है। समखंडन विश्लेषण सूचित करता है कि कार्यविधि में किसी बिंदु पर कुल माल और कुल मूल्य समान होता है, यानी कि जहाँ पर हम जो है कुल माल, समान पैसा और कुल माल दोनों में इक्वलिटी हो, है ना। तो दोनों में जहाँ पर इक्वलिटी हो वहीं पर उसी को है जो है समखंडन बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। यानी कि अब ये मालूम है कि मान लीजिए एक फॉर्म में कम उत्पादन होता है ना। तो यदि कोई फर्म होती है तो उसमें जब कोई कम उत्पादन होता है तो उसमें क्या होता है, कम जब उत्पादन होगा तो उसमें लाभ भी कम होगा, और जो अधिक उत्पादन करने वाली कब फर्म होती है तो उसमें उत्पादन भी, मतलब लाभ भी अधिक होता है। तो जहाँ पर जिस फर्म में ना तो कोई लाभ हो और ना ही कोई हानि हो, ऐसे उत्पादन द्वारा, यानी कि ना तो लाभ हानि समान हो, तो उसको समखंडन बिंदु कहते हैं। यानी कि अब मैं आपको समझाती हूँ कि क्या है समखंडन बिंदु। यानी कि जो भी कोई फर्म, इंडस्ट्रीज या हम औद्योगिक इकाई शुरू करते हैं बच्चों, तो हम लाभ को कैसे निकालते हैं, यानी कि जितनी हमने लागत लगाई है प्रोडक्ट बनाने में और जितना धन लगाया है, इक्वल कुल माल कुल मूल्य, और उसका क्या होता है कि जब दोनों बराबर होते हैं तो समखंडन बिंदु उनको कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब कम माल लगेगा तो और कम लागत लगेगी, पैसा कम लगेगा तो क्या होगा, लाभ भी कम होगा। और जहाँ पर ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो लाभ भी अधिक होगा। लेकिन जिस फॉर्म में ना तो कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि होती है, यानी कि इक्वल होते हैं, तो वह समखंडन बिंदु कहा जाता है। इसमें यह है कि क्या कहते हैं, अब इसमें क्या है कि एक जो है हम लोग जो हैं, अब देखिए जो मैंने आपको बताया ना समखंडन का, अब ये देखिए आप समखंडन विश्लेषण
फाइनेंस मैनेजर से इससे इसका बच्चों संबंध होता है। अब ये है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। फिर आपका ठीक है ना, फिर इसके एक कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, बिक्री की मात्रा जो आवश्यक है पूंजी लागत पर एक न्याय संगति वापसी के लिए साधारण अपेक्षाकृत लाभांश सुरक्षित एक वस्तु का मूल्य दिन निर्धारण आवश्यक लाभ प्रति इकाई स्थायी मूल्य निर्धारण। ठीक है ना बच्चों, यानी कि ये है कहने का मतलब किसी फर्म में यदि जितना जो पेमेंट जो हम लागत लगाते हैं कुल मूल्य और कुल माल जो होता है उसकी जब इक्वालिटी होती है उसमें, तो उससे क्या होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा होता है। लेकिन जहाँ पर ये रेशो कम ऊपर नीचे हो जाता है कि कुल माल कुल मूल्य अलग अलग होता है, तो उससे क्या होता है लाभ हानि पर डिपेंड रहता है। उसमें लाभ अधिक मूल्य अधिक प्रोडक्टिविटी, लाभ अधिक कम मूल्य कम उत्पादन, तो उससे कम हाँ मतलब लाभ जो है हमें मिलेगा। और जहाँ पर क्या है कि ना तो लाभ भी होता है ना ही हानि होती है, नहीं इक्वालिटी होती है। यानी कि मान लीजिए आपने 50,000 इन्वेस्ट किए हैं और आपको वापसी भी जो 50,000 की हुई, तो वो क्या हुआ बिल्कुल समान हो गया। ठीक है ना, उसमें आपको ना नुकसान हुआ ना ही कोई फ़ायदा हुआ। तो ये होता है आपका बिंदु का मैंने आपको समझाया है। अब आपका एक और है, अब देखिए ये क्वेश्चन है बैरियर्स वाला कि उद्यमियों के मार्ग में बाधाएं। देखिए बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योर्स गोल, इसमें जो उद्यमी जो होते हैं बैरियर्स है ना, बाधाएं, कि इसमें कौन सी बाधाएं आती है। अनेक बाधाएं मतलब जो वो वर्क करते हैं, जो मतलब उनका काम होता है, तो उसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। तो देखिए कि उद्यमी के मार्ग में अनेकों बाधाएं उद्योग को संचालित करने में आती हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। यानी कि अलग अलग जो है मार्ग में सबसे पहले आती है वित्तीय बाधाएं, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। देखिए यदि किसी भी लघु उद्योग के संचालन में वित्तीय प्राय यानी कि मुख्य बाधक होती है, क्योंकि स्वतः मतलब इसमें क्या होता है कि भाई हम जितना पैसा जो हम लगाते हैं उत्पादक जो हैं मतलब हमें पहले पैसा चाहिए होता है, और छोटी इकाइयों में उद्यमी को निम्न स्तर के उत्पादन से संतुष्ट होना पड़ता है। फलस्वरूप वह क्या करता है, केवल मार्केट के एक छोटे से भाग की आवश्यकता पूर्ति कर सकता है। यानी कि वित्तीय फाइनेंशियली सीधी सी बात है बच्चों, जो भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं यदि हम उसका हम जितना अधिक पैसा लगाएंगे तो हम क्या है मार्केट की जो जितनी हमारी खपत हो सकती है मार्केट में हम उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब हम उत्पादन कम लगाएंगे, पैसा कम लगेगा, तो हम मार्केट का केवल एक छोटा सा ही भाग की आवश्यकता की कर सकते हैं। तकनीकी बाधाएं, सेकंड पॉइंट टेक्निकल क्या है कि जब हमारे उद्योग में एक मतलब लघु उद्योग में और एक उच्च स्तर के उद्योग में
जो है उत्पाद को मतलब प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कि जब हम ज़्यादा टेक्निकल पावर का यूज़ नहीं कर पाएंगे तो उससे क्या होगा, उसमें जो है मतलब जो हम प्रोडक्ट तैयार करेंगे वो ज़्यादा हो नहीं पाएगा, क्योंकि टेक्निकल जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जितनी ज़्यादा टेक्निकल फैसिलिटीज़ का हम यूज़ करेंगे तो हम प्रोडक्टिविटी को उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उसमें इतनी टेक्निकल पावर का हम यूज़ नहीं कर पाते, और सीधी सी बात है वो उसका सबसे बड़ा कारण होता है फाइनेंशियल रीज़न के कारण। जब हम नहीं यूज़ कर पाते हैं तो बच्चों ना तो वो डेवलप हो सकता है और ना ही हम उसकी जो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब टेक्निकल पावर हमारे पास कम है तो इससे क्या होगा, हमें प्रॉफिट भी कम होगा और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। थर्ड है आपका संगठनात्मक बाधाएं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, है ना, इसको बैरियर्स भी कह सकते हैं। कि जब एक छोटी हम एक लघु इकाई मतलब एक छोटी इंडस्ट्रीज़ या फर्म लगाते हैं, और उसमें क्या करता है कि जब उसमें पार्टनरशिप होती है ना, उसमें क्या होता है कि एक से अधिक मतलब जब कोई पार्टनरशिप होती है तो क्या होता है कि इसमें भी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं कि मतलब जो प्रोडक्टिविटी को छोड़कर हम जो हैं अपने स्वयं की पूर्ति करते, मतलब अपने अपने ही इस पे ध्यान देते हैं, और मार्केटिंग विथ और करीब मतलब, और जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनको सैलरी देने के बजाय यानी कि हम जो है उनको जो है पूर्ण यानी कि फुल टाइम और पार्ट टाइम ऐसे कर्मचारियों को हम का सिलेक्शन करते हैं। इससे जो है हम देखते हैं, है ना, यानी कि जो संचालित जिसमें पार्टनरशिप ज़्यादा होती है तो कभी उन ऐसा होता है कि थिंकिंग आपस में मिल नहीं पाती है, और सब जो है अपना अपना बच्चों अपनी अपनी जो है चलाते हैं। यानी कि जो कोई सोचता है कि जितना भी प्रॉफिट हो वो मैं रख लूँ, दूसरे को नहीं देना पड़े मुझे। और इसमें क्या होता है कि कभी कभी इसमें फुल टाइम और पार्ट टाइम ऐसे जो वर्कर्स देखे जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि अकाउंट्स की देखभाल के लिए, बिक्री के लिए, फैक्ट्री प्रबंधन के लिए मतलब जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उन पर भी जो है यानी कि ऐसी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इन सब का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जो संगठनात्मक बाधाएं हैं, बैरियर्स हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। हानिधरिता सामर्थ्य, लॉस बियरिंग कैपेबिलिटी। देखिए अब इसमें क्या है कि अपनी जो एक जो ऑनर्स होते हैं बच्चों, वो अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं, अपनी पूरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम मतलब फाइनेंशियली जितना भी अमाउंट होता है वो सब अपने फर्म को स्थापित करने में लगा देते हैं। और बहुत सारी जो इसकी आवश्यकता होती हैं, उनके जो सोर्सेज होती हैं, बैंक के द्वारा वो लोन लेते हैं, और इस एक उम्मीद में वो लोन लेते हैं बच्चों बैंक से कि जिससे कि उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो, और जिससे कि वो जो है, और यही प्रॉफिट जो है उनका मुख्य साधन होता है और इस सोर्सेज होती हैं। लेकिन और उससे क्या होता है कि जब भी कोई नया उद्योग होता है बच्चों, हम जिसको स्टार्टिंग में शुरू करते हैं तो उसमें जल्दी एकदम से प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि उसको प्रॉफिट में लाने के लिए कुछ जो है टाइम लगता है। और इसमें क्या है कि कभी कभी जो है यानी कि कभी कभी जो है जब सारी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड होती हैं, सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो उससे क्या होता है, जो इकाई जो लगी भी होती है तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर नुकसान हो जाता है। और इससे क्या होता है कि कभी कभी जो है नुकसान तो होता ही है, तो ऐसे समय में उद्यमी की मनोवैज्ञानिक भावनाएं भी अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। यानी कि जो काम भी करें वो पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ किया जाए। तो ये है मार्ग में आने वाली बाधाएं बच्चों। देखो, वित्तीय बाधाएं, तकनीकी बाधाएं, संगठनात्मक बाधाएं, हानिधरिता सामर्थ्य। यानी कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो नुकसान होता है उसको वो बर्दाश्त कर सके, बियर कर सके। ठीक है स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट है आपका क्वालिटीज़, उद्यमों की विशेषताएं क्या होती हैं। उद्यमी की विशेषताएं क्या होती हैं, देखिए उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं एंटरप्रेन्योर्स की। अब इसमें जो क्वालिटीज़ होती हैं वो अब डिफरेंट थिंकर्स ने अपनी अपनी बताई हैं। कि उद्यमी परिवर्तन का शक्तिशाली एजेंट या अभिकर्ता
यह ठोरक होता है जो प्राकृतिक मानवीय स्रोतों को उत्पादन संभावना में स्थानांतरित करता है। उद्यमी की यही परिभाषा समाजशास्त्रियों ने दी है। यानी कि कोई जो सफल बिजनेसमैन वही कहलाता है बच्चों, जो कि अपनी यानी कि जो कि एक वर्ण, जाति, परिवार, समाज की समाज की प्रतिष्ठा और विकास के रूप में होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति जो भी काम करे, जो भी लगाए, तो उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि उसमें वो फाइनेंशियली भी वीक स्ट्रांग हो, और उसमें जो लाभ हानि है उसको भी बेयर करने की उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और उसके अंदर टेक्निकल एक्सपीरियंस जो भी है, एक ऑर्गेनाइजेशन को संगठित कैसे किया जाता है, कैसे वर्कर्स की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना चाहिए, प्लान कोई भी काम करने से पहले हम रूपरेखा उसकी कैसे बनाए, तो ये सब जो एक व्यक्ति आराम से कर लेता है उसी को एक सफल उद्यमी कहा जाता है। ये डिफरेंट है, सब में अलग। अब देखिए, ये देखिए मैकलॉन के अनुसार जो कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक सफल उद्यमी में मैकलॉन के अनुसार कौन कौन से गुण होने चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति की तीव्र इच्छा, जोखिम उठाने की सामर्थ्यता, उत्पादकता, वैयक्तिक दायित्व का निर्वहन, है ना, यानी कि फुलफिलमेंट ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बच्चों, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको वो पूरी कर सके, पेशेंस रख सके। प्रयत्नों के परिणाम जानने की इच्छा, डिज़ायर टू नो द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स, यानी कि जितनी वो मेहनत कर रहा है, जितनी वो कोशिशें कर रहा है, एक सफल उद्यमी के गुण हैं ये सारे बच्चों, है ना, सफल उद्यमी के गुण। सक्सेसफुल इंडस्ट्रिस्ट के स्किल्स हैं ये, करेक्टरिस्टिक्स हैं ये। असंतोषी व्यक्ति, अनसेटिस्फाइड पर्सन नहीं होना चाहिए, भविष्य के प्रति आशावादी होना चाहिए, समुदाय स्थापित करने वाला होना चाहिए, जोखिम उठाने को पसंद करने वाला होना चाहिए, है ना, दूरदर्शिता होनी चाहिए, आत्मविश्वास, ये सारे जो हैं एक जो थिंकर हुए हैं मैकलॉन, उनके अनुसार एक सफल उद्यमी के गुण हैं बच्चों। देखो आप ये सारे आपको लिखने हैं, सफल उद्यमी के गुण। फिर आपका एक आया है क्रिस्टोफर के अनुसार एक क्या चाहिए, परिश्रमी और प्रयत्नशील, ठीक है ना, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, नवीनता की इच्छुक या हीनता की भावना से मुक्त होना चाहिए। यानी कि वो ये सोचता रहे कि मुझे कुछ अपने जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नई नई टेक्निकल जो पावर्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए, और उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। मान लीजिए उसी फील्ड में कोई और कंपनीज़ हैं और फैक्ट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रही हैं, ज़्यादा उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो इस बात से वो इनसिक्योर फील करे, तो ऐसी फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। शोध, विकास और परिवर्तन का इच्छुक होना चाहिए, यानी कि रिसर्च करते रहना चाहिए, डेवलपमेंट और चेंजिंग जो है, मतलब रूल ऑफ ना कि चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन टाइम टू अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन मे बी चेंज्ड। कुशल विक्रेता, मित्रों के हृदय जीतने में सक्षम, सही बात है, अपने आप प्रोडक्ट तैयार करें लेकिन उसको सेल करने की भी उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। इस तरह से वो अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करें जिससे कि क्या होता है बच्चों, कि जिससे कि वो आराम से सेल हो जाए। अपरिचितों पर प्रभावित करने वाला, यानी कि जो अपने प्रोडक्ट को, ये थोड़ी ना होता है कि उसके परिचित यानी कि उसके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स वगैरह खरीदते हैं, यानी कि उसको वो इस तरह से स्ट्रेटजीज एंड प्लान तैयार करता है कि जो दूसरे जो और भी जो अननोन पर्सन है वो उनसे इम्प्रेस हो जाएं और उसका माल खरीद लें। कठिन परिस्थितियों में झूलने वाला, यानी कि जब कोई हार्श प्रॉब्लम आ जाए, सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो जाए किसी भी रीज़न से, तो ऐसा है कि उसको समझदारी से पेशेंटली उस चीज़ को सॉल्व करें। नवीन संप्रदाय स्थापित करने वाला, यानी कि नए नए उसी फील्ड में नए नए कॉन्ट्रैक्टर जो और होते हैं उनसे जो है संबंध बनाए, अच्छे रिलेशनशिप करे, ताकि वो उनके अनुभवों के आधार पर अपने काम को और ज़्यादा इम्प्रूव करने लगे। समय अनुसार स्वयं को ढालने वाला, बिल्कुल सही बात है कि अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन वन पर्सन मस्ट बी चेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन।
चुनौतियों को स्वीकार करने वाला, सही बात है, जो जितनी भी जो प्रॉब्लम आती हैं, जो हमारे सामने आती हैं, उन सबको फेस कर सके। लाभ अर्जित करने का इच्छुक, बिल्कुल सही बात है कि उसको ये सोचना चाहिए जब वो पैसा लगा रहा है, वो जारी जो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो उसके अंदर एक होनी चाहिए कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करने की उसके अंदर इच्छा हो। जोखिम उठाना, रिस्क उठाने वाला होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो रिस्क उठा सके। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वासी होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना उसके अंदर होना ज़रूरी चाहिए। इच्छा शक्ति से परिपूर्ण, सफलता के प्रति पूर्ण आशावादी, परिणाम प्राप्ति के लिए दायित्व उठाने वाला, समय का मूल्य पहचानने वाला, प्रयत्नशील, चतुर, प्रसन्न और आकर्षक व्यक्तित्व वाला, सत्यनिष्ठा और कर्म में विश्वास रखने वाला। तो ये 2 थिंकर्स के अकॉर्डिंग एक जो है सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट में कौन से गुण होने चाहिए, ये बच्चों मैंने अभी आपको इनके बारे में दिखाया। तो बच्चों को आपने देखा। अब मैं आपको नेक्स्ट एक और टॉपिक बता रही हूँ, प्रोजेक्ट मूल्यांकन के मुख्य तत्व। प्रोजेक्ट मूल्यांकन के मुख्य तत्व, हमने प्रोजेक्ट पढ़ा ना था कि किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है और उस बनाए गए प्रोजेक्ट का मूल्यांकन उद्यमी का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करके निम्न केंद्र बिंदु पर ध्यान दिया जाता है। अब सबसे पहला है प्रोजेक्ट पर बिंदु मार्केट। मार्केट देखिए, यानी कि मार्केट तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी उद्यमी के लिए मार्केट तो चाहिए ही चाहिए जहाँ पर उसका प्रोडक्ट सेल हो। तो मार्केट का मतलब ये है कि किसी भी के लिए उसको इतना नॉलेज होनी चाहिए कि वो मार्केट का सर्वे कर ले और मार्केट में किस प्रोडक्ट की कितनी ज़्यादा डिमांड है, कितना वो सेल हो सकता है, इस बात पर वो उसकी मतलब उसका ध्यान रखे। उसका मार्केट सर्वेक्षण जो है प्रोजेक्ट की, बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसी इसमें किए जाते हैं। और इसके मतलब जो प्रोजेक्ट जो मार्केट विश्लेषण का परिचित नहीं होता, इसके कुछ जो है रूढ़िवादी भी प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन मेन मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमें सबसे पहले मार्केट का सर्वे कर लेना चाहिए कि किस प्रोडक्ट की कितनी बड़ी डिमांड है और कितना उस पर जो है उसकी कि हम कितना प्रोडक्ट तैयार करें और मार्केट को सेल कर सकते हैं, ये चीज़ बच्चों। तो मार्केट तो है ही एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए। फिर हमारे सामग्री, रॉ मटेरियल, है ना, यानी कि इसके लिए हमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। और ऐसी दशा में कच्चे मतलब हमें देख लेना चाहिए कि हमें जो है इस सरकारी लागत नियंत्रण आदि हर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ से हम जो है माल को जहाँ से लाए, हमें जहाँ पूरा मिल सके। विदेशों से माल मंगाने के लिए हमें इसका सरकार की नीतियों का अध्ययन करना चाहिए। यदि कोई वस्तु देश में उपलब्ध है तो फिर वो भी सरकार के नियंत्रण का निश्चित करना चाहिए, यानी कि है ना, क्योंकि इससे फिर कठिनाई आ जाती है, क्योंकि सरकार की आयात नीति कठिन होती है। सामग्री, फिर है पूंजी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर गहनता से विचार करना चाहिए। सबसे पहले प्रोजेक्ट की कीमतें निश्चित की जाती हैं। प्रोजेक्ट में कुल कीमत निश्चित करने के बाद निम्न को शामिल किया जाता है, यानी कि एक प्रोजेक्ट में आप कितना, एक जो फॉर्म स्टार्ट कर जा रहे हैं, कितना पैसा आपके पास है, सबसे पहले वो। फिर उसके बाद क्या चीज़ें देखी जाती हैं, भूमि और भवन, लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि आपको प्लेन भूमि मिली है, उस पर आपको फैक्ट्री तैयार करनी है या बिल्डिंग ही मिली है। प्लांट एंड मशीन, सही बात है, ये सारी चीज़ें, कच्चा माल, निर्मित माल, अर्धा निर्मित माल, देनदार आदि, प्रारंभिक व्यय एवं अन्य फुटकर खर्चे, सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए।
यदि खर्चे अधिक होंगे तो लाभ कम होगा, इसलिए उद्यमियों को चाहिए कि वे अपनी कीमतों पर नियंत्रण रखें। यदि प्रोजेक्ट में कीमत निश्चित किए बिना प्रोजेक्ट के आधार पर उत्पादन आरंभ किया जाता है तो हानि होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और कारखाना बंद हो सकता है। ऋणियों द्वारा पूरा किया जा मतलब जो पैसा लोन पर लिया जाता है उसको उसकी इंस्टॉलमेंट दी जाती है। इन सब बातों का ध्यान रखें। खर्चों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर है श्रम शक्ति, मैन पावर, कि वो कैसे व्यक्ति को काम पे रखना चाहता है। काम पर रखना चाहिए जो एक्सपीरियंस हो, जिनको उन व्यक्ति को काम करने का अनुभव हो, है ना, जो पढ़े लिखे हों, ऐसे व्यक्ति को जो है काम पर रखना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तो वो काम भी अपना उस हिसाब से करेंगे। और जिनको जो से एक्सपीरियंस व्यक्ति को अगर यदि काम पर रखते हैं तो उससे क्या होता है, नुकसान हो सकता है। पहले उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है जिससे समय और धन का अपव्यय होता है, जबकि प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित में ना, है ना, इसी बात का हम ध्यान रखें। श्रमिकों के लिए ग्रेच्युटी, पेंशन, भत्ते, बोनस, ये सारी जो चीज़ें बच्चे होते हैं ये लाभ पर ही आधारित होती हैं। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतनी सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी। मशीनरी, भाई मशीन के बिना तो काम होता ही नहीं है। जहाँ पर टेक्निकल कोई चीज़ लगाई तो मशीन का यदि मशीनरी हमें लगानी है, कोई चीज़ है, मशीन उसकी सस्ते में मिल जाती है या पुरानी हम लगा लेते हैं तो कुछ समय तक तो वर्क कर लेती हैं और लाभ भी मिल जाता है। लेकिन भविष्य में क्या होता है बच्चों, भविष्य में वो ख़राब हो जाती हैं, जिनसे उनको ठीक करवाने में लागत भी बहुत लगती है। तो बेटर यही कि जब आप नया कोई तैयार करने जा रहे हैं तो आप जो है नई मशीनरी का इस्तेमाल करें। कोई नए नए बिजनेसमैन होते हैं बच्चे, जो मशीनरी होती है उन्हें पता ही नहीं होता कि उस मशीन की रियल कीमत कितनी है और वो उससे ज़्यादा लोन ले लेते हैं, जिससे कि देखो नुकसान होता है। उसको ख़रीदने से पहले सारी चीज़ें जानकारियाँ ले लेनी चाहिए। प्रोजेक्ट मूल्यांकन के अन्य आधार कौन से हैं? लघु उद्योगों की स्थिति, जल यातायात शक्ति की सुविधाएं, तकनीकी क्षमता। ये देखिए, जल यातायात शक्ति की सुविधाएं, यानी कि जो माल हम भेजेंगे तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट का कैसे ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो ये तकनीकी क्षमता, टेक्निकल पावर, एक है कॉन्सेप्ट, यानी कि एक है परियोजना रिपोर्ट के अंग। कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट का क्या है, देखिए, उत्पादन चयन, प्रतिष्ठान स्थल, परियोजना रिपोर्ट तैयार करना,
पंजीकरण, वितरण, वैधानिक अनुज्ञा पत्र, भूमि, ये सारे क्या है बच्चों, ये परियोजना रिपोर्ट के अंग हैं। ये सब अच्छा। अब जैसे बच्चों हम कोई मतलब मान लीजिए किसी को कोई फैक्ट्री खोलनी है, तो उसे क्या चीज़ मतलब उसे खोलनी है, अब वो क्या चीज़ किस चीज़ का ध्यान दे, यानी कि क्या चीज़ का वो सर्वे करे कि किस चीज़ को उसे खोलना है, कौन सी फैक्ट्री वो खोलना चाहता है, क्या ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात है उत्पाद का चयन बच्चों, यानी कि प्रोडक्ट, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। है ना, कि उत्पाद की मांग पूरे वर्ष बनी रहेगी या केवल मौसमी मांग है। यानी कि पहले मार्केट सर्वे होना चाहिए बच्चों, कि मार्केट सर्वेक्षण अत्यंत आवश्यक है। मार्केट सर्वेक्षण द्वारा बाजारों में विभिन्न उत्पादों की मांग के विषय में जानकारी मिलती है। मार्केट सर्वेक्षण करते समय हमें ये देखना होगा, यानी कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी मांग पूरे वर्ष बनी रहेगी या केवल मौसम के अनुसार होती है। उत्पाद के प्रतियोगी कितने हैं और उसी प्रकार के कितने उत्पादक बाजार में उपलब्ध हैं, इसकी जानकारी उत्पादकों को उपयोगिता, गुण और मूल्य के आधार पर भी करनी चाहिए। उत्पाद का निर्यात भी किया जा सकता है या नहीं। उत्पाद किसी विदेश कंपनी के सहयोग से कोलैबोरेशन से निर्मित किया जाता है। मार्केट सर्वेक्षण, सम्मिलित वित्तीय परिणाम, उपलब्ध तकनीकी जानकारी, उस क्षेत्र का अनुभव, है ना। यानी कि जब भी किसी चीज़ की हम फैक्ट्री लगाएं तो हमें पहले इन सब बातों का ध्यान रख लेना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं वो सीजनली है या फुल टाइम है, कि पूरे साल हम उसको सेल कर सकते हैं, है ना। और हमारे कॉम्पिटिटर मार्केट में कितने हैं, वो मार्केट में कितना माल भेजते हैं, हमारे मार्केट में कितना माल जाए तो उसकी खपत हो जाएगी या नहीं, वो सेल हो जाएगा या नहीं, और दूसरे कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग हमारे माल की क्वालिटी, क्वांटिटी और उसकी उपयोगिता मतलब बिल्कुल सही है या नहीं, ये सब देखना चाहिए। या हम किसी जो फैक्ट्री लगा रहे हैं वो किसी कोलैबोरेशंस यानी कि कोई और पार्टनरशिप में लगा रहे हैं, तो वो हम उसमें और क्या क्या कर सकते हैं, है ना। उस क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए। पूरा मार्केट सर्वे ज़रूरी है बच्चों। उसके बाद है प्रतिष्ठान, लोकेशन ऑफ एंटरप्राइज, है ना। तो इसमें क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्थान पर हमें प्रतिष्ठान लगाना है उसमें कच्चे माल की सुविधाएं आसानी से हो जाएंगी और सस्ते मूल्य पर होनी चाहिए। जहाँ से माल लाना हो कि अधिक दूरी पर ना हो, यानी कि क्या है कि जैसे फैक्ट्री लगा ली बहुत दूर और ऑन रोड साइड अंदर की तरफ लगी है, ऑन रोड साइड नहीं है, तो जब भी कोई माल आएगा तो यानी कि अंदर जाने के कई किलोमीटर गया पर तो उसको लाने ले जाने में खर्चा और समय दोनों की बचत हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कारखानों के समीप रेलवे और मोटर गाड़ियों की सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाए। प्रतिष्ठान पर स्थान पर बिजली व पानी की पूर्ण सुविधा हो। प्रतिष्ठान के स्थान पर समीप मजदूरों और कर्मचारियों की उपलब्धि सुविधा होनी चाहिए, है ना। यानी कि जो भी हम लगाना चाह रहे हैं हमें मजदूर मिल जाएंगे, उनकी सुविधा के लिए मतलब जो हमें चाहिए वो सब मिल जाएं। आग लगने वाले, ये देखो कि हमारे जो प्रतिष्ठान है उसके स्तंभ पर समीप बाढ़ आने, आग लगने और जिससे कारखानों को आदि हानि हो सकती है, ऐसा कोई खतरा नहीं होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रतिष्ठान के स्थान पर वातावरण उत्पादित वस्तुओं के लिए उपयुक्त होना चाहिए, है ना। एटमॉस्फेयर उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सीवेज तथा कूड़ा करकट का उचित प्रबंध होना चाहिए। प्रतिष्ठान के लिए भूमि की उपलब्धि सुविधापूर्वक होनी चाहिए। बाज़ार दूर ना हो जिससे कि हमारा माल बेचने में हमें ज़्यादा समय ना लगे और अधिक खर्चा भी ना उठाना पड़े, है ना। कार्य के बाद चिकित्सा संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध होनी
चाहिए। तो ये सारा जब हम पाइन उत्पादन का चयन करते समय बच्चों ये आपके टिप्पणी में भी आ सकते हैं, क्वेश्चन के रूप में भी आ सकते हैं। आज ये चैप्टर मैं फिनिश ही कर दूंगी स्टूडेंट्स। बस आप क्या करें, जो भी टॉपिक मैं दिखा रही हूँ उसको मेन टॉपिक लिखें, उसके फिर पॉइंट लिख लें। इससे आपको समझने में बच्चों आसानी होगी। ये देखिए, है ना, सिलेक्शन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि एक बार समझ लेंगे ना, पॉइंट्स आपको आ जाएंगे बच्चों, तो फिर आप अपने आप से भी इसको लिख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है अब आप जाके फाइनल बच्चों फाइनल ईयर में हैं, आप 6 सेमेस्टर में हैं, लास्ट सेमेस्टर है आपका, तो आप कर लेंगे। जी ठीक है ना, ये चीज़ें मैंने आपको दिखाई बच्चों। ये क्या आपका देखिए प्लांट लेआउट, एक नया टॉपिक है इसका, प्लांट लेआउट। क्या है कि देखिए उद्योग के निर्माण में विभिन्न यंत्रों और संयंत्रों की आवश्यकता होती है, यानी कि मशीनें और का कार्यशाला उद्योग में स्थापित तरीके से किया जाए, प्लांट लेआउट किया जाता है। यानी कि प्लांट लेआउट कहते हैं, यानी कि जब भी किसी हम प्लांट में हम जब किसी मशीनरी को जो आवश्यकता होती है, संयंत्रों की आवश्यकता होती है, यंत्रों की आवश्यकता होती है, तो उनको उनके स्थापित करने के तरीके, है ना, कार्यशाला में उनको स्थापित करना ही प्लांट लेआउट कहा जाता है, सही तरीके से। उद्योग में मशीनें को इस प्रकार लगाना चाहिए जिससे कच्चे माल व अर्धनिर्मित उत्पादन को एक मशीन से दूसरी मशीन पर ले जाने में कम से कम दूरी तय करनी पड़े और उद्योग सामान डालने ले जाने पर भी समय कम लगे। इससे लागत भी कम आएगी। मशीनों की स्थापना भी इस प्रकार से करनी चाहिए जिससे प्रत्येक मशीन पर कार्यभार भी समान रहे और अकारणीय सामान को बार बार घसीटना ना पड़े। प्लांट लेआउट का इकाई की संभाव्यता निर्भर करती है, अतः प्लांट लेआउट को अच्छी तरह सोच समझकर निश्चित कराना आवश्यक है ना। यानी कि क्या है कि कोई भी हम मशीन बच्चों जो लगा रहे हैं, जहाँ पर हम कहीं उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो हम ये देखें कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी मशीनें ही आसपास होनी चाहिए, जिससे जो प्रोडक्ट हमारा एक मशीन से दूसरी मशीन पर जाना है तो उसको ले जाने के लिए हमें ज़्यादा दूरी का तय न करना पड़े और कम समय में ही दूसरी मशीन पर उसको ले जाए, जिससे कि समय और धन की बचत हो सके। अब है प्लांट लेआउट को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लेआउट, है ना। इसका एक टॉपिक भी हो सकता है प्लांट लेआउट का पूरा बच्चों। प्लांट लेआउट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, देखिए सामग्री, मटेरियल। फर्स्ट इज मटेरियल। प्रत्येक उत्पादन के निर्माण में कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, यानी कि कच्चे माल, और कच्चे माल को ही पहले जो है कई प्रतिक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इस दौरान जो है वो कचरे मतलब निर्मित उत्पाद को रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, और इसमें पैकिंग सामग्री और जो है वेस्ट मटेरियल, ये सारी चीज़ें बच्चों निकलती हैं, है ना। अनुसार मटेरियल आदि की आवश्यकता होती है। इन सब सामग्रियों को ले जाने के लिए जो है कार्य प्लांट में लेआउट को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक है ना। फिर अब मशीनें के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनें
मशीनें लगाई बच्चों, मशीनें लगती हैं। अब है मशीनें की विभिन्न प्रकार की मशीनें। यानी कि जो मशीनें हम लगाते हैं उनके टूल्स हैं, वो सब हम जो हैं एक प्रॉपर वे में, यानी उसका प्लानिंग पहले कर ली जाएगी कौन कौन से उसमें हैं हम लगाएं। वर्कर्स, यानी कि हमें कौन कौन से किस कार्य के लिए हमें कैसे कैसे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों हम ये देखें, प्रक्रम प्रोसेस, यानी कि पहले हमें क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होते हैं, किसके कारण हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। ट्रांसफ़र, यानी कि प्लांट लेआउट, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारा हो गया उसका जो गोदाम बना होना चाहिए, जिसमें हम अपने जो प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट बनाया हुआ उसको हम ले जाकर उसको वहाँ पर उसमें जो है गोदाम में रख दें। वेटिंग, यानी कि क्या है, जो प्रोडक्ट हमें बच्चा एक ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट जो है बच्चों हम बनाए चले जा रहे हैं ना, तो उसकी मार्केट में जा रही है, खपत हो पा रही है। ये नहीं कि प्रोडक्ट को अगर बना रहे हैं तो हम उसको बनाए चले जा रहे हैं, बल्कि हमें पहला जो हमने प्रोडक्ट अगर बना लिया उसको मार्केट में भेज दें, वो अगर सेल आउट हो जाए तब दूसरा मार्केट में थोड़ा सा बना के गोदाम में रख दिया, एडवांस करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब हम जो है बनाए चले जा रहे हैं और उसको हम ध्यान ना दें कि वो सेल भी हो जाएगा या नहीं। अनुरक्षण एवं ये देखिए मेंटेनेंस, भाई मेंटेनेंस भी तो बहुत ज़रूरी है हर किसी चीज़ का। और उसकी सर्विसेज, यानी कि काफ़ी अधिक मात्रा पर जो है हमने मशीनों का यूज़ कर लिया, तो लेकिन उसकी सर्विस करवानी चाहिए, उनका मरम्मत करवानी चाहिए। और उपकरणों को सुनिश्चित, जो जिनका काम कम होता है उन्हें अच्छी तरह से उनकी देखभाल कर लेनी चाहिए। बिल्डिंग, यानी कि उद्योग में दो प्रकार के भवन होते हैं, प्रशासकीय मतलब कार्यशाला, यानी एक तो जहाँ पर वो बनता है और दूसरा ऑफिस वर्क, उसके क्षेत्रफल ये सब। चेंज, परिवर्तन, यानी कि जो आपने प्रोडक्ट की मतलब आपने जो लगाया है और कई बार आपको लाभ नहीं मिल पाता, तो ऐसी स्थिति में आप जो है किसी उस उत्पादन को बंद कर किसी और नए प्रोडक्ट को लगाना चाहते हैं, तो ऐसा ध्यान रखें कि जो है हमें उसमें लाभ हो, मतलब इतनी हमारे अंदर कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि हम अपने उद्योग को चेंज कर सकें। और इसमें प्लांट लेआउट में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजेबल कंडीशन, तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमें जो है प्लांट लेआउट पहले ही कर लेना चाहिए, यानी कि ध्यान रखनी चाहिए क्या बातें। उत्पाद में परिवर्तन आदि, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो ये आपका बच्चों नया टॉपिक जिसमें जो होता है प्लांट लेआउट, उसके बारे में प्लांट लेआउट बताया। उसके बाद में फिर ये प्रकार कारक बताए हैं इसके, जो मैंने आपको सब कारक बताए हैं बच्चों।
ये देखिए, फिर एक पॉइंट और आप देख लीजिएगा बच्चों, वर्तमान मूल्य पद्धति, प्रेजेंट वैल्यू मेथड, सबसे पूंजीगत बजट की सबसे बड़ी विधि मानी जाती है और लगभग सभी व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थानों में पूंजीगत प्रस्तावों का मूल्यांकन करके इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कुल वर्तमान मूल्य ज्ञात करना, इस विधि में प्रत्याशित प्रत्यय दर पहले ही निर्धारित कर ली जाती है। पूंजी लागत अथवा न्यूनतम प्रत्यय दर भी कहते हैं। देखिए, यानी कि जो हम बना रहे हैं परियोजना, उसमें मूल्य, यदि उसके मूल्य के अकॉर्डिंग यदि काम होता है तो उसमें लाभ हानि का देखा जाता है। यदि जो है जो किसी परियोजना में वर्तमान मूल्य उसकी लागत से कम होने पर उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। शुद्ध वर्तमान मूल्य ज्ञात करना, कि परियोजना का वर्तमान कुल मूल्य ज्ञात करने के बाद उसमें से परियोजना की लागत को घटा दिया जाता है और जो शेष बचता है वह शुद्ध वर्तमान मूल्य कहलाता है। इस परियोजना का वर्तमान मूल्य सबसे अधिक होता है, उसका चयन किया जाता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टोटल प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट। शुद्ध वर्तमान मूल्य सूचकांक ज्ञात करना, कैसे करते हैं इस देखिए। ये बना रखा है मैंने, नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, फार्मूला बताया है। ठीक है ना, फिर एग्जाम्पल दिया है, लेकिन आपका यहाँ तक है, बस आप यहाँ तक देख लीजिएगा। ये बस एक वैसे मैंने आपको बता दिया है प्रेजेंट वैल्यू वर्तमान मूल्य पद्धति। ठीक है ना, तो बच्चों आज ये हमारा जो है चैप्टर जो है बच्चों फिनिश हो गया है ना। आपका जो मैंने चैप्टर शुरू किया था आपका, की उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो बच्चों आज मैंने ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट कर दिया है और जो भी मैंने इसमें बुक में जितने भी सारे आपको बताने थे सारे मैंने बच्चों बता दिए, सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें दिखा दी हैं। क्वेश्चन आंसर, ये काफ़ी क्वेश्चन आंसर बच्चों मैंने मार्क करवा दी थी आपको, देखो ये हैं, इसमें सारी चीज़ें दिखा दी हैं और सभी के देखोगे इसमें क्वेश्चन आंसर सब सेम ही हैं, मिलते जुलते हैं। ये इसके बच्चों क्वेश्चन आंसर हैं। तो बच्चों देखो, ये आज मैंने जो है आपका चैप्टर, वैसे तो देखिए फर्स्ट ही करवाया है, चलो जो मैं चैप्टर करवाई उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, बुक के सीक्वेंस से तो ये चैप्टर बीच में था, लेकिन मैंने इसको पहले आपको करवा दिया स्टूडेंट्स।
तो ये चैप्टर जो है हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया है, आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी, और इसमें से मैंने जो भी, अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा। और मैंने बुक आपको दिखाई दी तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नया चैप्टर में स्टार्ट करूँगी, तो इसे आप वीडियो को देख लीजिएगा। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है, नहीं बताने बेटा वीडियो बंद क्यों नहीं हो रही है? अभी 1 मिनट।